हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 18 फॉर मॉड्यूल कोड M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 ऑफ स्प्रेडशीट और आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज, फंक्शंस एंड चार्ट्स को बहुत डिटेल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मूलाज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे In a spreadsheet, often the contents of one cell depend on the contents of the another cell. For example, in a list of item prices, the total depends on each individual item price. ठीक है, तो आप सब लोग जानते हैं कि स्प्रेडशीट में क्या होता है, जो कंटेंट होता है किसी एक सेल का वो डिपेंड करता है किसी दूसरे सेल के कंटेंट पे। जैसे कि मान लो आपके पास एक लिस्ट है जिसमें आपके पास आइटम्स है और उनके रिस्पेक्टिव प्राइस है। जैसे कि यहाँ पे आइटम नंबर 1 है ब्रेड 10 रुपीज़ की, चीज़ है 15 रुपीज़ का और वेजिटेबल्स मान लो 5 रुपीज़ की है और आपको इनका टोटल निकालना है। तो आप क्या करोगे, टोटल निकालने के लिए इस्तेमाल करोगे हर एक इंडिविजुअल आइटम प्राइस का। ठीक है, तो इसीलिए सेल की वैल्यू डिपेंड करती है दूसरे सेल के कंटेंट पे। टू हैंडल दिस सिचुएशन वी यूज़ अ थर्ड टाइप ऑफ डेटा, द फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको यहाँ पे टोटल निकालने के लिए इस्तेमाल करना होगा फॉर्मूला का। Formulas are equations using numbers and variables to get a result. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली इक्वेशन होता है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में यूज़ करते हो। किस लिए करते हैं इसे हम यूज़, ताकि हम रिजल्ट निकाल सके। और इक्वेशन में आपके पास क्या क्या होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं। ठीक है, अब इन अ स्प्रेडशीट द वेरिएबल्स आर सेल लोकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो आपकी स्प्रेडशीट है वहाँ पे जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो आपके होते हैं सेल लोकेशंस। ठीक है, सेल लोकेशंस आपके वेरिएबल्स हैं दैट होल्ड द डेटा नीडेड फॉर द इक्वेशन टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो सेल लोकेशंस में आपके क्या होते हैं, डेटा होता है जिसकी ज़रूरत होती है इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यूजिंग formulas we can write the total in the previous example as equal to C3 प्लस C4 प्लस C5। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है आइटम्स और प्राइस का। तो यहाँ पे अगर आपको टोटल निकालना है तो देखो यहाँ पे C कॉलम में प्राइस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10, 15 और 5 को ऐड करना है, तो आपने इक्वल टू का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू का इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने C3 मतलब 10, उसके बाद प्लस लगाया C4 मतलब 15 प्लस लगाया C5 मतलब 5। ठीक है, सो व्हेन यू टाइप द फॉर्मूला एंड प्रेस एंटर द रिजल्ट अगेन विल बी 30। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया था, 10, 15 और 5 को ऐड करके लिख दिया था अपने आप से, लेकिन यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, now every time we update value of one of the items the total is dynamically calculated। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो फर्स्ट वाले में क्या था कि आपने खुद से इसका रिजल्ट कैलकुलेट करके लिख दिया, और वैसे भी इन नंबर्स को तो आप आराम से ही ऐड कर सकते हो, बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन अब मान लो थोड़े टाइम बाद मैंने इसको हटा के यहाँ पे 25 कर दिया। ठीक है, तो 25 अगर मैंने यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे टोटल भी तो चेंज होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे 30 मैंने खुद से टाइप किया है, तो ये 30 चेंज नहीं होगा, 30 का 30 ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन ये तो गलत हो गया, 25 प्लस 5 30 और 15 45 होता है, लेकिन यहाँ पे अभी भी टोटल 30 आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूलाज का। ठीक है, तो सेकंड फिगर आपको फॉर्मूला का यूज़ दिखा रही है। यहाँ पे देखो, अगर मैंने कभी इस 10 को 30 कर दिया इन केस, तो यहाँ पे मुझे बार बार अपने फॉर्मूला में कुछ भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप वो C3 की वैल्यू ही लेगा। अब C3 में आप कोई भी वैल्यू चेंज करो, आप वहाँ पर खुद से फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, अपने आप से टोटल कैलकुलेट हो जाएगा डायनामिकली। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है फॉर्मूला यूज़ करने का। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं क्रिएटिंग एंड एडिटिंग फॉर्मूलाज। ठीक है, किस तरीके से आप फॉर्मूला क्रिएट करते हो और कैसे एडिट करते हो। मैं ये बोलूँगी जो आज की क्लास है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैल्क का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ही क्या होता है,
फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि कैल्क में हम कैलकुलेशंस का ही मेन यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, चार्ट्स कैसे बनते हैं, फंक्शंस को आप कैसे यूज़ करते हो जो प्री डिफाइंड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो कैल्क में अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर आपने बहुत चीज़ें मिस कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और देखो मेरे जो ये नोट्स है ना, इतने कंसाइज है कि आपको जो एग्ज़ाम में लिख के आना है वो आप वही पढ़ो यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे है ही नहीं, आपको बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रही हूँ। आप क्लासेस देखिए, कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। और जल्द ही हम कंप्लीट कर लेंगे अपना M2R5, ठीक है। और उसके बाद हम M1R5 को भी प्रेजेंटेशन तक कंप्लीट करके जो बाकी चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। और फिर IoT और पाइथन तो हम चलाएंगे ही 10 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी प्लस MCQs प्लस आपके जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो क्या है, किस तरीके से आप फॉर्मूला को क्रिएट और एडिट करते हो। सो टू एंटर अ फॉर्मूला, टाइप डायरेक्टली द फॉर्मूला इनटू द सेल और इनटू द इनपुट लाइन ऑफ द फॉर्मूला बार, ठीक है। तो देखो, आपको अगर फॉर्मूला एंटर करना है तो आप डायरेक्टली अपने सेल के अंदर फॉर्मूला को लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बार जो आपका ये होता है, ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्टली इनपुट लाइन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अ फॉर्मूला मस्ट ऑलवेज बिगिन विद अ इक्वल टू सिंबल। तो इक्वल टू सिंबल के बाद ही आप फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इक्वल टू के बिना लिख दिया तो वो गलत है। जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू D5 + 2 ये आपका फॉर्मूला है। व्हेन यू फिनिश टाइपिंग द फॉर्मूला प्रेस द एंटर की, ठीक है। जब आपने फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे देखो आपने क्या किया, 5 लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर सेल में। अब ये आपका D5 है, मान लो ये 1 है, ठीक है, 1 है, वो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। ये आपके रोज नंबर है जो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो ये वाला सेल है ना, ये आपका D5 है, ठीक है, दिस इज D5, ठीक है, D5 आपका सेल है। तो आपने फॉर्मूले में लिखा है इक्वल टू D5 + 2, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो आपका माउस है उसका कर्सर यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ गया, मतलब D5 में जो वैल्यू थी उसमें 2 ऐड हो गया तो 7 बन गया ये, ठीक है। तो द फॉर्मूला मेक्स रेफरेंस टू दिस सेल, D5 को उसने रेफरेंस किया और रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला उसने इस वाले सेल में दे दिया, ठीक है। समझ में आया होगा, आई होप सो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला नॉर्मली डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। जिस भी सेल में आप फॉर्मूला लिखते हो ना उसी सेल में उसका रिजल्ट आता है। टू डिस्प्ले एंड एडिट द फॉर्मूला डबल क्लिक इनसाइड द सेल। अगर आपको फॉर्मूला को डिस्प्ले करवाना है या उसको एडिट करना है तो आप क्या करोगे, एक्चुअल फॉर्मूला पे जाके डबल क्लिक करोगे। तो सेल के अंदर भी कर सकते हो डबल क्लिक, या फिर आप फॉर्मूला बार में इनपुट लाइन के अंदर डबल क्लिक करके भी अपने फॉर्मूला को एडिट कर सकते हो। व्हेन अ फॉर्मूला इज इन एडिट मोड, रेफरेंसेस टू अदर सेल्स आर हाईलाइटेड, ठीक है। जब भी आपका फॉर्मूला एडिट मोड में होता है तो जो जो सेल को उसने रेफरेंस किया होता है वो सारे सेल्स क्या होते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे D5 का उसने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका D5 जो सेल है वो हाईलाइट हो गया है, ठीक है। रेफरेंसेस टू अदर सेल्स आर हाईलाइटेड। और देखो यहाँ पे डबल क्लिक किया हमने सेल के अंदर ताकि आप फॉर्मूले को एडिट कर पाओ, ठीक है। नाउ टू एग्जिट फॉर्मूला एडिट मोड एंड डिस्प्ले द रिजल्ट और कैंसिल द चेंजेस यू हैव मेड टू द फॉर्मूला, प्रेस द एस्केप की, ठीक है। अगर आपको एग्जिट करना है एडिट मोड से तो आप क्या करेंगे, एस्केप की को प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला क्रिएट और एडिट कर पाते हैं, ठीक है। सिंपल है। आगे बढ़े। अब यहाँ देखिए क्या है, यूजिंग पॉइंट एंड क्लिक, ठीक है, यूजिंग पॉइंट एंड क्लिक व्हेन इन फॉर्मूला एडिट मोड, इंस्टेड ऑफ मैनुअली टाइपिंग अ सेल रेफरेंस यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ सेल एंड द सेल रेफरेंस विल बी फिल्ड इनटू द फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू D5 + 2 खुद से ना लिखकर, मतलब D5 को आप खुद से ना लिखकर डायरेक्टली
पॉइंट एंड क्लिक का इस्तेमाल करके भी सेल को रेफरेंस कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आपका फॉर्मूला एडिट मोड में है तब आप मैनुअली टाइप ना करें सेल रेफरेंस को, आप जस्ट क्या करें, अपने माउस के हेल्प से उस पर्टिकुलर सेल को क्लिक कीजिए जिसका रेफरेंस आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप इस पर्टिकुलर जिफ की हेल्प से ये देख पाओगे। यहाँ पे देखो, इसने पॉइंट एंड क्लिक टेक्निक का इस्तेमाल किया। देखो अभी इक्वल टू लिखा, उसके बाद B3 इसने लिखा नहीं, इसने रेफरेंस किया, ठीक है। रेफरेंस करते ही अपने आप B3 लिखा आ गया, ठीक है। आप देखो, इसके बाद मल्टीप्लाई लगाने के बाद इसने इस वाले सेल को रेफरेंस किया तो अपने आप रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंट एंड क्लिक टेक्निक का यूज़ करेंगे, आप खुद से मैनुअली सेल रेफरेंस नहीं टाइप करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब बहुत लंबी लंबी इक्वेशंस होती है ना, तो उस केस में बार बार टाइप करना बहुत कॉम्प्लेक्स और टीडियस टास्क बन जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेटर्स इन फॉर्मूला। कौन कौन से ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हो अपने फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। फॉर्मूलाज इन कैल्क आर लाइक मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होते हैं ना कैल्क में, वो बेसिकली मैथ्स वाली इक्वेशंस ही तो होती है, ठीक है। You can use a combination of numbers, cell references and operators to perform फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो एक इक्वेशंस को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें ऑपरेटर, सेल रेफरेंसेस और नंबर्स का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हेयर वी लिस्ट द बेसिक ऑपरेटर टाइप सपोर्टेड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो यहाँ पे एक टेबल है, आपको दिख रहा होगा, आई होप सो। इस टेबल में बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो कि आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आपका प्लस, तो एडिशन होता है, इसका नाम एडिशन ऑपरेटर, इक्वल टू 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन, माइनस, नेगेशन, माइनस। अब नेगेशन और सब्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क है, देखो 5 - 2 आपका -3 आंसर आएगा, लेकिन अगर आपको -12 चाहिए तो आप यहाँ पे 12 के आगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। जब आपका एक ही ऑपरेंड होगा ना, तो वहाँ पे आप नेगेशन का इस्तेमाल करोगे, और 2 ऑपरेंड के लिए सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के लिए आप नेगेशन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिविजन ऑपरेटर 6/2 एंड परसेंट 15% और एक्सपोनेंशिएशन मतलब पावर वाला 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंशिएशन। क्लियर हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट करेंगे, और टेलीग्राम पे हमसे ज्वाइन होने के लिए आप इस दिए गए लिंक पे विजिट करिए। ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो जो भी आप ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर रहे हो अपने इक्वेशंस में, उसमें क्या ऑर्डर फॉलो होगा वो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन कैल्क फॉलोज द सेम रूल्स यू लर्नड इन द मैथ्स क्लास, ठीक है। तो जैसे कि आप मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स का एक ऑर्डर याद करते थे ना, वही सेम ऑर्डर कैल्क में फॉलो होता है, ठीक है। वही सेम रूल्स यहाँ पे होते हैं। अ कॉमन टेक्निक फॉर रिमेंबरिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इज द एब्रिविएशन और मोर प्रॉपरली द एक्रोनिम PEMDAS, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, P फॉर ऑपरेशंस इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, ठीक है। मैथ्स क्लास में हम करते थे बोर्ड मास, ठीक है। यहाँ पे है PEMDAS। तो यहाँ पे क्या है, देखो P मतलब क्या है, वो ऑपरेशंस जो कि आपके पैरेंथेसिस मतलब इस वाले ब्रैकेट में है, सबसे पहले हम उन्हें करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस मतलब 3 की पावर 2 ऐसे वाले को। फिर हम करेंगे MD मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, विच एवर कम्स फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद AS मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, विच एवर कम्स फर्स्ट। तो सपोज अगर आपने फॉर्मूला लिखा है ये वाला 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 + 1 इज एवेल्युएटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या आएगा, बेसिकली किस ऑर्डर में सारे ऑपरेटर्स इवेल्युएट होंगे ये पता लगाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे 1, 2 और 3 ऑपरेटर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे चलेगा आपका एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। तो 3 की पावर 2 चल गया,
तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो 9 यहाँ पे आ गया, इंटू में 2 प्लस 1। अब क्या होगा आपका चलेगा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, तो 9 इंटू 2 होता है आपका 18 प्लस 1 हो गया आपका 19, ठीक है। सो टू अवॉइड मिस्टेक इन फॉर्मूलाज इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू यूज पैरेंथेसिस व्हेन यू आर नॉट सर्टेन अबाउट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो आप ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते वक्त पैरेंथेसिस का यूज़ करो ताकि आपके ऑपरेशंस गलत ना हो जाए, ठीक है। सो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आप पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर के बारे में। इस टाइप से मतलब एंड जिसे बोलते हैं हम, ये होता है आपका कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। इट इज़ कॉमन फॉर यूजर्स टू प्लेस टेक्स्ट इन द स्प्रेडशीट। तो नंबर्स के अलावा हम स्प्रेडशीट में टेक्स्ट भी डालते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी नीड टू ज्वाइन पीसेज ऑफ टेक्स्ट फाउंड इन डिफरेंट सेल्स। कई बार क्या हो जाता है, हमें पीसेज ऑफ टेक्स्ट को जोड़ना पड़ जाता है जो अलग अलग सेल्स में होते हैं, ठीक है। फॉर दिस पर्पस कैल्क हैज़ द कंकैटिनेशन ऑपरेटर एंड in the following example text in the arguments column is concatenated to the result column, ठीक है। अब यहाँ पे देखो arguments में आपके पास 2 कॉलम थे, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2। तो यहाँ पे जॉन डो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। आपने फॉर्मूला लगाया इसके ऊपर इज इक्वल टू, तो मान लो ये आपका बी कॉलम है, ये आपका सी कॉलम है, ठीक है। इन दोनों की एक ही हेडिंग है आर्ग्यूमेंट्स। आपने क्या किया, इज इक्वल टू B3 लिखा। लेट सपोज ये 3 है, 3rd रो और ये 4th रो है, ठीक है। तो इज इक्वल टू B3 एंड का आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद बीच में आपने इस्तेमाल किया स्पेस का, मतलब यहाँ पे क्या आपका वाइट स्पेस, उसके बाद फिर से एंड लगाया और फिर C3 लिखाया, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या आ गया, जो आपका B3 का टेक्स्ट है और जो आपका C3 का टेक्स्ट है वो आपस में कंबाइन हो गए, कंकैटिनेट हो गए, और यहाँ पे हल्का सा क्या आ गया, वाइट स्पेस आ गया। तो जॉन डो, यहाँ पे हल्का सा क्या आ गया, स्पेस आ गया। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो अलग अलग पीसेज ऑफ टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो कंकैटिनेशन ऑपरेटर का, ठीक है। हेलो वर्ल्ड में आपने क्या किया है, B4 मतलब हेलो, फिर एंड का इस्तेमाल किया, उसके बाद डबल कोट्स में आपने टू द लिखवाया है। यहाँ पे हम वाइट स्पेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे टू द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद फिर से आपने कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया और फिर C4 को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मतलब वर्ल्ड को। तो यहाँ पे B4 क्या था, हेलो, फिर टू द आएगा और फिर C4 मतलब वर्ल्ड, तो हेलो टू द वर्ल्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कशन किया है, अब बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शंस क्या होते हैं? यूजिंग सिंपल फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशंस लाइक फॉर एग्जांपल द सम ऑफ द रेंज ऑफ सेल्स कैन बी टीडियस एंड कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इन द एग्जाम्पल बिलो वी कैलकुलेट द सम ऑफ द प्राइसेस यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, फॉर्मूला का इस्तेमाल जो हम करते हैं ना, तो वो छोटे छोटे रेंज ऑफ सेल्स के लिए तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपके पास बहुत बड़े बड़े शीट्स होती हैं, बहुत सारी रोज कॉलम्स होते हैं, तो वहाँ पे आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फंक्शंस का, ठीक है। अब देखो कैसे, ये सेम एग्जाम्पल है प्रीवियस वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो, इफ़ इन दिस एग्जाम्पल वी हैड 20 आइटम्स इंस्टेड ऑफ 3। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 3 आइटम थे, 1, 2 एंड 3, लेकिन मान लो यहाँ पे 20 आइटम होते, सो द टाइपिंग ऑफ फॉर्मूला वुड टेक मच मोर टाइम एंड वी प्रोबेबली वुड मेक मिस्टेक्स। तो आप लिखते इज इक्वल टू C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7 C8 C9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांस बहुत हो जाते हैं और वहाँ पे आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता, ठीक है। सो फॉर कैलकुलेशंस एंड अदर ऑपरेशंस दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड कैल्क ऑफर फंक्शंस। तो कैल्क ने क्या किया, जो कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस बार बार मतलब फ्रिक्वेंटली यूज्ड हो रहे हैं, उनके लिए उसने कुछ फंक्शंस को ऑफर किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, a function is a predefined calculation entered in a cell to help you analyze or manipulate data in a spreadsheet। तो फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन आपका प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है जो कि सेल में आप एंटर करते हो जिससे कि
आप अपने डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज और मैनिपुलेट कर पाते हो, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज ऐड द आर्ग्यूमेंट्स एंड द कैलकुलेशन इज ऑटोमेटिकली मेड फॉर यू, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स में मतलब आर्ग्यूमेंट्स जो है वो आपको खुद डालनी होती है, उसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे, सब कुछ वो फंक्शन अपने आप ही कर देगा, ठीक है। बस आपको आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करना है कि बेसिकली आपको किस पर्टिकुलर रेंज तक अपने ऑपरेशंस को लगाना है, ये आप डिफाइन करोगे वहाँ पे, ठीक है। फंक्शंस हेल्प यू क्रिएट द फॉर्मूलाज नीडेड टू गेट द रिजल्ट्स दैट आर लुकिंग फॉर। तो बेसिकली फंक्शन का इस्तेमाल करके आप एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और वो रिजल्ट आप चाहते हो देखना जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो देखो प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने क्या किया था, आपने इक्वल टू C3 + C4 + C5 लिखा। इसी सेम मतलब आंसर को लाने के लिए, इसका आंसर 30 आया था ना, तो सेम आंसर को लाने के लिए ना आप एक और तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यूजिंग फंक्शन। यहाँ आपने सिर्फ फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, देयर इज नो फंक्शन। अब हम इस्तेमाल करेंगे फंक्शन का, ठीक है। तो देखो आपने क्या किया, इज इक्वल टू सम लिखा। In the previous example, we can use the sum function. This function takes as an argument a range of cell. तो sum function में हमें range of cell देना पड़ता है, मतलब किस particular range of cell तक आप sum को calculate करवाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, C3 से C5, ठीक है, C3 से C5 तक आपने सिलेक्शन कर लिया अपने माउस पॉइंटर से, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो यहाँ पे आपने सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स डाला है, एंटर प्रेस करती आपके सामने 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फॉर्चुनेटली कैल्क हैज़ एन इंटायर लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ, ठीक है। तो कैल्क में बहुत सारे लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। यू मे बी फेमिलियर विद कॉमन फंक्शंस लाइक सम, एवरेज, प्रोडक्ट एंड काउंट, बट देयर आर 100 ऑफ फंक्शंस इन कैल्क, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या क्या सुने होते हैं, सम निकालना, एवरेज निकालना, प्रोडक्ट निकालना, काउंट कर देना, ये सब पता होता है हमें, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे 100 ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल इन द कैल्क, इवन फॉर द थिंग्स लाइक formatting text, referencing cells, calculating financial rates and analyzing statistics, ठीक है। सो इन सारे ऑपरेशंस के लिए भी आपके पास फंक्शंस अवेलेबल है, ठीक है। टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं इसके लिए भी फंक्शन अवेलेबल है, सेल को रेफरेंस करने के लिए भी फंक्शन अवेलेबल है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, to use functions correctly, you need to understand the different part of the function and how to enter the function argument, ठीक है। तो फंक्शन को सही तरीके से यूज़ करने के लिए आपको फंक्शन के डिफरेंट पार्ट्स को समझना होगा, और किस तरीके से आपको फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंटर करनी है आपको ये भी समझना होगा, ठीक है। तो ईच फंक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक सिंटेक्स, हर एक फंक्शन का एक सिंटेक्स होता है which must be followed in order for the function to work correctly। अगर आप उस फंक्शन को सही तरीके से अपने डेटा पर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सिंटेक्स को फॉलो करना होगा। द बेसिक सिंटेक्स टू क्रिएट अ फॉर्मूला विद अ फंक्शन इज, ठीक है। तो किस तरीके से आप फॉर्मूला क्रिएट करोगे एक फंक्शन के साथ, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इंसर्ट अ इक्वल साइन, सबसे पहले आपको इक्वल साइन इंसर्ट करना होता है। इंसर्ट द फंक्शन नेम, अब आपको फंक्शन का नाम इंसर्ट करना है। जैसे कि सम करने के लिए, मतलब अगर आपको एडिशन करवाना तो सम लिखोगे आप, एवरेज के लिए एवरेज लिखोगे, ठीक है, मिनिमम के लिए मिन लिखोगे, मैक्सिमम के लिए मैक्स लिखोगे, ठीक है। अ फंक्शन नॉर्मली एक्सेप्ट्स 1 और मोर आर्ग्यूमेंट, तो एक फंक्शन एक या एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट मतलब जो आप ब्रैकेट में देते हो ना, इन्हें बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स कंटेन द डेटा ऑन विच द फंक्शन विल कैलकुलेट द रिजल्ट। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है इन जनरल, कि आर्ग्यूमेंट्स में वो डेटा होता है जिसके ऊपर आप फंक्शन को लगाना चाहते हो और अपने रिजल्ट को कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है। सो इन मोस्ट केसेस द आर्ग्यूमेंट्स आर रेफरेंसेस टू सेल एरियाज और इंडिविजुअल सेल, ठीक है। तो आपका आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, मोस्टली सेल का रेफरेंसेस या फिर इंडिविजुअल सेल। जैसे कि यहाँ पे इज इक्वल टू सम
ब्रैकेट में A1 से लेकर A10, तो इज इक्वल टू आपका इक्वल साइन है, फंक्शन का नाम सम है और ये आपका आर्ग्यूमेंट है A1 से लेके A10। तो A1 से लेके A10 जितना भी आपका रेंज ऑफ सेल है उस सब का क्या हो जाएगा, सम कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या है, आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शंस। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट इन फंक्शंस को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स पैरेंथेसिस के अंदर होती है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स विद इन पैरेंथेसिस आर सेपरेटेड विद अ सेमीकोलन। अगर आपने एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट दिया तो उसे सेपरेट करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे सेमीकोलन का। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है, द फॉर्मूला इक्वल टू एवरेज B1 से लेके B8 विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द नंबर्स इन अ सेल रेंज ऑफ B1 टू B8। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, B1 से लेके B8 तक जितने भी आपके नंबर्स हैं उन सब का एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। द आर्ग्यूमेंट इन दिस केस इज द सेल रेंज B1 से B8। ठीक है, तो आपकी आर्ग्यूमेंट क्या है, यहाँ पे सेल की रेंज है B1 से लेके B8 तक की। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखिए, द फॉर्मूला इक्वल टू सम ब्रैकेट में A6 से A10 सेमी कॉलन B1 से B3 सेमी कॉलन D20। अब यहाँ पे आपने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है, तो आपने आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन, देखिए ये रहा, इसका यूज़ यहाँ पे किया है। ठीक है, so this will calculate the sum of all the cells in the ranges A6 to A10, B1 to B3 and the individual cell D20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सम कैलकुलेट होगा किस किस का, A6 से A10 का, ठीक है, B1 से B3 का और इंडिविजुअल सेल D20 का। देयरफॉर इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस द सम फंक्शन एक्सेप्ट्स मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे सम फंक्शन मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो इन सब का सम का एडिशन होगा। ठीक है, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस क्लास को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ओ लेवल GS अड्डा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ज़रूर से। और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप दिए गए लिंक पे विजिट करिए, ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंसर्टिंग फंक्शंस इन कैल्क। किस तरीके से आप फंक्शन को इंसर्ट करेंगे कैल्क में। यू कैन इंसर्ट फंक्शन इन कैल्क आइदर मैनुअली और यूजिंग द फंक्शन विजार्ड। तो फंक्शंस को कैल्क में इंसर्ट करने के लिए या तो आप मैनुअली इस्तेमाल करिए या फिर आप फंक्शन विजार्ड का यूज़ करिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट अ फंक्शन मैनुअली। किस तरीके से आप मैनुअली फंक्शन को इंसर्ट करेंगे। सेलेक्ट द सेल वेयर द रिजल्ट विल अपीयर। जहाँ पे भी आप रिजल्ट चाहते हैं वो वाला सेल आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। टाइप द इक्वल साइन, ठीक है, देन एंटर द फंक्शन नेम, सम, मिन, मैक्स, एवरेज, जो भी आपका नाम है फंक्शन का वो वाला। उसके बाद टाइप द सेल रेफरेंस फॉर द आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो आप टाइप कर सकते हैं सेल रेफरेंसेस आर्ग्यूमेंट के तौर पे या फिर आप माउस से भी उससे रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेल रेफरेंस को। ऑल्टरनेटिवली यू कैन सेलेक्ट विद द माउस द सेल्स और सेल रेंज टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट द आर्ग्यूमेंट्स इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो देखो यहाँ पे प्राइजेस थे, आपने इज इक्वल टू सम C2 से लेके C8 तक आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे दी, मतलब सेल रेफरेंस दे दिया। उसके बाद आपने एंटर किया और एंटर कर दे, ये रिजल्ट आपके सामने आ गया टोटल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया आपके सामने, इन सारे नंबर्स का एडिशन यहाँ पे हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं फंक्शन विजार्ड का कैसे यूज़ करेंगे आप। ठीक है, कैसे आप फंक्शन विजार्ड का यूज़ करके फंक्शन को इंसर्ट करेंगे स्प्रेडशीट में। The functions wizard is a tool that helps us first to find the function we want through the library and secondly to introduce the argument step by step and with the correct syntax। ठीक है, तो फंक्शन विजार्ड एक टूल है कैल्क का जिसका इस्तेमाल करके सबसे पहले आप ये फाइंड करेंगे कि कौन सा फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हो और दूसरा क्या है इसका कि कैसी आर्ग्यूमेंट्स आपको चाहिए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो करेक्ट सिंटेक्स के साथ आपको फंक्शन यूज़ कराने की एबिलिटी देता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 देखो, सेलेक्ट द सेल दैट विल कंटेन द फॉर्मूला एंड द रिजल्ट विल अपीयर। ठीक है,
तो वो सेल आप करें सेलेक्ट जहाँ पे आप फॉर्मूला चाहते हो और जहाँ पे आप रिजल्ट को देखना चाहते हो। उसके बाद आप क्लिक करेंगे इस पर्टिकुलर बटन पे ऑन द फॉर्मूला बार टू ओपन द फंक्शन विजार्ड। फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए आप इस वाले बटन F6 पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला बार में आपको मिल जाएगा। थर्ड देखिए, सेलेक्ट अ कैटेगरी ऑफ फंक्शंस टू शॉर्टन द लिस्ट। आप वहाँ पे कैटेगरी ऑफ फंक्शंस को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देन स्क्रॉल डाउन थ्रू द नेम्ड फंक्शंस एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड वन बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। सबसे पहले आप कैटेगरी चूज करिए किस टाइप का फंक्शन आप चाहते हैं और उसमें से करेक्ट नेम ऑफ फंक्शन वहाँ पे आप चूज कर लीजिए और डबल क्लिक कर लीजिए उसे सिलेक्ट करने के लिए। व्हेन यू सेलेक्ट अ फंक्शन इट्स डिस्क्रिप्शन अपीयर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ डायलॉग। जैसे ही आप किसी भी फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या सिंटेक्स है, क्या आर्ग्यूमेंट्स वो लेता है, वो आपको राइट हैंड साइड में डायलॉग बॉक्स में दिख जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक ऑन द फंक्शन नेम फ्रॉम द लिस्ट और क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद फंक्शन नेम पे डबल क्लिक करेंगे और क्लिक नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको इस टाइप से फंक्शन विजार्ड का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे देखो कैटेगरी में आपने मैथमेटिकल चूज़ किया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चूज़ कैटेगरी करनी है, उसके बाद सेलेक्ट फंक्शन। यहाँ पे मैथमेटिकल कैटेगरी में बहुत सारे फंक्शन हैं, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो फंक्शन आप चाहते हो, जैसे कि स्क्वायर रूट के लिए SQRT है, सम के लिए ये है, सब टोटल के लिए ये है, राउंड करने के लिए ये है, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और देखो राइट हैंड साइड में आपको जैसे ही आपने फंक्शन को सिलेक्ट किया तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है, क्या सिंटेक्स है उसका। तो रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, इस तरीके से इसका सिंटेक्स आ जाएगा और यहाँ पे आप उसके बाद फाइनली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, द विजार्ड नाउ डिस्प्लेज एन एरिया टू द राइट वेयर यू कैन एंटर आर्ग्यूमेंट्स मैनुअली बाय टाइपिंग देम इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। विजार्ड में क्या होगा, आपको राइट हैंड साइड में एक एरिया मिलेगा जहाँ पे आप टाइप कर पाएंगे क्या, सेल और सेल रेंज को, ठीक है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स को, ओके। ऑल्टरनेटिवली यू कैन क्लिक द श्रिंक, ये वाला बटन श्रिंक बटन, ठीक है, to shrink the wizard so you can select cells from the spreadsheet using the mouse, press OK to exit the wizard। अब यहाँ पे देखो select और type the cell और cell range। तो यहाँ पे ना आप यहाँ पे सेल की रेंज देंगे, आप या तो इसे मैनुअली दे दीजिए या फिर आप क्या करिए, इस पे क्लिक कीजिए, ये आपका श्रिंक बटन है, श्रिंक बटन पे क्लिक करते ही आप वापस से शीट पे आ जाएंगे और वहाँ पे आप माउस पॉइंटर की हेल्प से रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसके अलावा अगर आप और भी आर्ग्यूमेंट्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे पाएंगे, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आप एंटर कर रहे हो ना वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई देगा और रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, फिर आप ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, पेड वीडियो कोर्स इज अवेलेबल। सो जो भी स्टूडेंट्स मॉड्यूल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए पेड वीडियो कोर्स चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उन स्टूडेंट्स को साथ ही साथ कंप्लीट ई नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, ताकि उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका मॉड्यूल M3R4 था उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं, ये नंबर है, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चार्ट्स के बारे में, ठीक है। चार्ट्स क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आज की ये वाली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मेरी तरफ से, ठीक है। अब देखिए, A chart or a graph is simply a visualization of spreadsheet data। एक चार्ट या फिर एक ग्राफ सिंपली क्या होता है, आपके डेटा का विजुअलाइजेशन, किस तरीके से आप डेटा को फिगर्स की हेल्प से देख सकते हो, ठीक है। A chart can create a clear picture of set of data and allows the user to better understand the result and see pattern inside the data, ठीक है। तो एक चार्ट क्या करता है, चार्ट की डेफिनेशन यहाँ पे है, देखो। A chart can create a clear picture of set of data। चार्ट की हेल्प से ना आप अपने डेटा को अच्छे से पहचान सकते हो, ठीक है। आप अपने डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि डेटा में किस रेंज से लेके किस रेंज तक वैल्यूज अवेलेबल है, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट के या फिर कौन से एज के
ऐसे पर्सन है जो कि सबसे ज़्यादा अवेलेबल है आपके डेटा के अंदर, ठीक है। आप पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो चार्ट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। बेसिक टाइप ऑफ चार्ट्स, चार्ट पे ना आपको एक थ्योरी क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, कि चार्ट्स क्या होते हैं और बेसिक टाइप ऑफ चार्ट्स को एक्सप्लेन करो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। So in order to use chart effectively, you will need to understand how different charts are used. चार्ट्स को यूज़ करने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कितने टाइप ऑफ चार्ट अवेलेबल होते हैं कैल्क में, ठीक है। The type of chart you choose depend on the type of data and the way you want it to be presented. तो जिस भी टाइप ऑफ चार्ट को आप चाहते हो डालना, उसे चूज़ करने से पहले आप पहले चेक करिए कि आपका डेटा का टाइप क्या है, उसी के बाद आप उसे प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ट, कॉलम चार्ट। द कॉलम चार्ट इज सुटेबल फॉर व्यूइंग चेंजेस इन डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कंपेयरिंग देम, ठीक है। तो कॉलम चार्ट का इस्तेमाल हम करते हैं अपने डेटा में जो चेंज आप कर रहे हैं उसको व्यू करने के लिए, मतलब टाइम के साथ साथ आप क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं अपना डेटा में, उसे कंपेयर करने के लिए आप कॉलम चार्ट का यूज़ करते हो। इन द डायग्राम्स डेटा सीरीज आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड द वैल्यूज अलोंग द वर्टिकल वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कॉलम चार्ट होता है। देखो यहाँ पे छोटी सी फिगर है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो डेटा की सीरीज़ है ना वो आपके हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस में होती है, और जो आपके वर्टिकल वाई एक्सिस है वहाँ पे क्या होती है, आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कॉलम चार्ट होता है, मतलब टाइम के साथ साथ किस तरीके से आपका डेटा चेंज हो रहा है उसे व्यू करने के लिए आप कॉलम चार्ट का यूज़ करते हो। नेक्स्ट देखते हैं बार चार्ट। डिस्प्लेज वैल्यूज फॉर वन और मोर सीरीज यूजिंग हॉरिजॉन्टल कॉलम, ठीक है। यहाँ पे आप बार चार्ट का यूज़ करते हो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए, एक या एक से ज़्यादा सीरीज़ के लिए हॉरिजॉन्टल कॉलम का ये इस्तेमाल करता है। इन अ बार चार्ट द कैटेगरीज आर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस एंड द वैल्यूज अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो कौन कौन सी कैटेगरीज है वो आपकी ऑर्गेनाइज होती है वर्टिकल एक्सिस पे, और क्या वैल्यूज़ है वो आपकी ऑर्गेनाइज होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब आपकी एक्स एक्सिस और वर्टिकल मतलब आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। तो बार चार्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपकी होती है वैल्यूज़, ठीक है, और यहाँ पे आपकी होती है कैटेगरीज, ठीक है, ये कैटेगरी होती है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट मेक्स इट इजी टू कंपेयर द प्रोपोर्शंस। पाई चार्ट का इस्तेमाल करके आप प्रपोर्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपका फीमेल्स का प्रपोर्शन है, ये आपका मेल्स का प्रपोर्शन है। आपने अगर जेंडर के डेटा को यूज़ करके पाई चार्ट बनाया है तो ये आपका क्या है, ओल्ड जो आपके पीपल है उनका और ये आपके चाइल्ड का है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितने परसेंट फीमेल्स प्रेजेंट है आपके डेटा में, कितने परसेंट मेल है, और क्या प्रपोर्शन आपके ओल्ड पीपल और चिल्ड्रन का है। ईच वैल्यू इज शोन एज अ स्लाइस ऑफ द पाई। तो जिस तरीके से आप पाई मतलब एक केक मान लो, तो केक के स्लाइस जैसे होते हैं ना, उस तरीके से आपको वैल्यू शो होती है। So it is easy to see which value make up the percentage of a whole, ठीक है। कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, कौन सी परसेंटेज सबसे कम है, आप यहाँ से इजीली एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लाइन चार्ट। डिस्प्लेज वैल्यूज एज इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स कनेक्टेड विद अ लाइन। यहाँ पे इक्वली स्पेस्ड पॉइंट होते हैं जो कि लाइन से कनेक्ट होते हैं। दिस चार्ट is most useful displaying trends over time and other ordered category for single or multiple data series, ठीक है। तो इस चार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं ओवर द टाइम ट्रेंड्स को चेक करने के लिए या फिर अदर ऑर्डर्ड कैटेगरी के लिए, सिंगल या मल्टीपल डेटा सीरीज के लिए, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से आप चार्ट को क्रिएट कर सकते हो कैल्क में, ठीक है। क्रिएटिंग अ चार्ट। टू क्रिएट अ चार्ट, फर्स्ट पॉइंट देखो, सेलेक्ट द डेटा टू बी इंक्लूडेड इन द चार्ट। सबसे पहले आप डेटा को इंक्लूड करोगे जो आप चार्ट में चाहते हो। इंक्लूड रो एंड कॉलम हेडिंग बट नॉट द टाइटल ऑफ द डेटा टेबल। आप
रोज और कॉलम की हेडिंग को भी इंक्लूड करोगे, बस आप डेटा टेबल की टाइटल को इंक्लूड नहीं करोगे। और यहाँ पे देखो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, व्हीकल रेंटल सेल्स 2017। तो ये आपका टाइटल बन गया, इसे आप इंक्लूड नहीं करोगे। आप देख पा रहे हो रेड कलर से हमने सिर्फ और सिर्फ कॉलम हेडिंग्स, रो हेडिंग्स और डेटा को इंक्लूड किया है। उसके बाद आपने क्या किया है, चार्ट विजार्ड पे क्लिक किया है, ठीक है। तो आपके सामने चार्ट विजार्ड खुल जाएगा। इन द फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट द चार्ट टाइप। सबसे पहले आप चार्ट टाइप को सिलेक्ट करेंगे एंड ऑप्शनली चेंज सम ऑप्शन स्पेसिफिक टू ईच चार्ट टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले आपने चार्ट टाइप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखो कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई, स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, यहाँ पे आप किसी को भी चूज कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप चाहो तो इन चार्ट में कुछ और ऑप्शंस भी चूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कॉलम में 3 अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग व्यू आ रहे हैं, आप यहाँ पे कोई सा भी व्यू चूज कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो। फॉर एग्जाम्पल फॉर द कॉलम चार्ट यू कैन चेंज टू फॉर एग्जाम्पल फॉर द कॉलम चार्ट यू कैन चेंज टू 3D लुक। तो आप कॉलम चार्ट के लिए 3D लुक को भी चेंज कर सकते हो, मतलब 3D लुक में आपका कॉलम चार्ट आए। तो आप यहाँ पे क्लिक करवा देंगे, ठीक है, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप देखो, इन दिस स्टेप कैल्क रिकॉग्नाइजेज द डेटा रेंज ऑफ योर चार्ट, लीव द डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आपका जो कैल्क है उसने आपके डेटा रेंज को क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया और डिफॉल्ट वैल्यूज को उसने लीव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, डेटा रेंज में क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो आपने सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या है, ईच डेटा सीरीज रिप्रेजेंट्स अ कॉलम ऑफ योर डेटा। अब जो आपका डेटा सीरीज है उसमें क्या हो रहा है, तो हर एक डेटा सीरीज आपका डेटा का कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो कार, ATV, स्कूटर और जीप, तो ये आपका डेटा सीरीज है, मतलब ये आपके अलग अलग कॉलम के नाम है। इन अवर एग्जाम्पल देयर आर 4 डेटा सीरीज। इन दिस स्टेप यू कैन रीऑर्डर, ऐड और रिमूव डेटा सीरीज, ठीक है। तो इस स्टेप में आप क्या कर सकते हो, ऐड, रिमूव कर सकते हो डेटा सीरीज को, मतलब अपने कॉलम्स को, और यहाँ पे आप रीऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, ओके पे क्लिक करोगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे बॉर्डर कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चार्ट एलिमेंट्स के बारे में। इन द लास्ट स्टेप यू कैन सेट लेबल्स फॉर द टाइटल, सब टाइटल एंड फॉर ईच एक्सिस। तो आप अपने चार्ट को टाइटल दे सकते हो, सब टाइटल दे सकते हो, हर एक एक्सिस को नाम दे सकते हो, ठीक है, लेबल सेट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डिसेबल और चेंज द पोजीशन ऑफ द चार्ट लेजेंड्स। तो चार्ट लेजेंड्स का मतलब क्या होता है, ये होते हैं आपके चार्ट लेजेंड्स जो आपको ये बताते हैं कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टाइटल दिया कार रेंटा सेल्स 2017, सब टाइटल सेट कर सकते हो, एक्स एक्सिस पे क्या नाम आएगा, वाई एक्सिस पे क्या नाम आएगा, और लेजेंड्स आपके राइट में होंगे, लेफ्ट में होंगे, टॉप में या बॉटम में होंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड करा है इसने वाई एक्सिस पे, ठीक है। सो व्हेन द विजार्ड फिनिशेस द चार्ट इज इंसर्टेड इनसाइड द स्प्रेडशीट, यहाँ पे द आएगा, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपने फिनिश पे क्लिक किया, आपका जो चार्ट है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह आपके स्प्रेडशीट में आ जाएगा। नोट दैट अ चार्ट इज अ डायनेमिक ऑब्जेक्ट विच मीन्स इट इज अपडेटेड व्हेनेवर द सोर्स डेटा चेंज। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो चार्ट होता है ना वो आपका डायनेमिक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जैसे ही आपने डेटा में कुछ भी चेंजेस करे अपने आप आपका चार्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सोर्स डेटा में चेंज करते ही चार्ट में भी फर्क आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं बेसिक फंक्शंस के बारे में जो हम कैल्क में यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सम है, ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है। रेंज ऑफ सेल्स को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे सम का यूज़ करते हो। सिंटेक्स देख लो, सम नंबर 1 सेमीकोलन नंबर 2 सेमीकोलन नंबर 3 सो ऑन टू, ठीक है। तो नंबर 1 to नंबर 30 आर
अप टू 30 नंबर्स और रेंजेस ऑफ नंबर्स हुज सम इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। सम इग्नोर्स एनी टेक्स्ट और एम्प्टी सेल विद इन अ रेंज ऑफ एरे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है आपका, सम किया आपने B3 से B4 सेमी कॉलन D3 से E4, ठीक है। तो B3 से B4 मतलब ये आपका B3 है, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, इनका सम हुआ, ठीक है। इसके बाद आपका D3 से लेके यहाँ तक का हुआ, ठीक है। लेकिन बीच में आपका क्या था, एम्प्टी भी आ रहा था, तो उसे इनने इग्नोर कर दिया, ठीक है। ऐसे करता है ये। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सम क्या 2 3 4 का, तो 2 3 4 का सम कितना होता है 9, बिकॉज 2 + 3 + 4 9 होता है। सेम देखो यहाँ पे B1 से B3 वेयर सेल्स B1 B2 B3 कंटेन 5 4 3, तो यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे आपका 14 आ गया, ठीक है। कैसे, 5 और 2 कितने होते हैं 7 होते हैं, और ये कितने होते हैं आपके 4 5 6 7, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होता है फिर से 14 होता है, तो आपका 14 यहाँ पे रिटर्न हो गया। सिंपल है, हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक फंक्शन में एवरेज के बारे में। आप A V G इसे एवरेज फंक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है। एवरेज के लिए आप कंप्लीट लिखते हैं एवरेज, ठीक है। तो देखिए, रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इग्नोरिंग टेक्स्ट। तो ये क्या करता है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स में आपने नंबर्स दिए होते हैं उनका एवरेज निकालता है, टेक्स्ट को ये इग्नोर करता है, बिकॉज टेक्स्ट पे तो एवरेज निकलता ही नहीं है, ठीक है। सिंटेक्स देख लो, एवरेज में नंबर 1 सेमीकोलन नंबर 2 सेमीकोलन अप टिल एंड तक, ठीक है। नंबर 1 to नंबर 30 आर अप टू 30 नंबर्स और रेंजेस कंटेनिंग द नंबर्स। एग्जाम्पल देख लो, एवरेज में 2 सेमीकोलन 6 सेमीकोलन 4, तो यहाँ पे 3 अलग अलग क्या आर्ग्यूमेंट्स है, इसका आंसर 4 आएगा। एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इन द लिस्ट, इनका एवरेज कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ देखो B1 से B3, जो ये वाला है ना आपका B1 से B3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 रो है आपकी। आपने B1 से B3 यहाँ पे रेंज दिया है, रेफरेंस दिया है। तो देखो B1 B2 B3 में क्या क्या है, 1 है 3 है और एप्पल है। रिटर्न्स 2, देखो यहाँ पे एप्पल क्या है आपका टेक्स्ट है, तो इसे इग्नोर कर दिया, तो मतलब 1 और 3 की ही एवरेज निकलेगी, और 1 और 3 के बीच में क्या आता है 2, तो 2 इसका एवरेज हो गया, तो आंसर आ गया इसका 2। क्लियर हो गया, टेक्स्ट को इसने इग्नोर कर दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज काउंट। काउंट्स द नंबर्स इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इग्नोरिंग टेक्स्ट एंट्रीज। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, आपके आर्ग्यूमेंट लिस्ट में कितने नंबर हैं उन्हें काउंट करके बताता है, ये भी टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है, ठीक है। सिंटेक्स देख लो, काउंट वैल्यू 1 सेमीकोलन वैल्यू 2 सेमीकोलन अप टिल एंड तक, वैल्यू 1 to वैल्यू 30 आर अप टू 30 वैल्यूज और रेंजेस रिप्रेजेंटिंग द वैल्यूज टू बी काउंटेड, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, काउंट में 2 सेमीकोलन 4 सेमीकोलन 6 सेमीकोलन डबल कोट्स में 8 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 3 आ गया, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 ही इसने काउंट किया है, ठीक है। यहाँ पे इसको पता है कि 2 4 6 क्या है आपके नंबर्स हैं, लेकिन जो 8 है ना आपका, जो आखिरी आर्ग्यूमेंट था वो आपका टेक्स्ट था, इसलिए इसने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, और आंसर में 3 ही आ गया। तो जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप दोगे, जो नंबर होंगे वो उनका नंबर, जो उनका कितनी बार वो आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ काउंट वहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, काउंट B1 से B3 वेयर सेल्स B1 B2 B3 कंटेन्स 1 3 एंड एप्पल रिटर्न्स 2। तो यहाँ पे देखो 1 और 3 आपके नंबर है, तो इसलिए इनको काउंट कर लिया 1 और 2, तो 2 आंसर आ गया। एप्पल को यहाँ पे इग्नोर करा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे काउंट में आपने B1 से B3 दिया, और मान लो B1 B2 B3 किसी में भी कुछ था ही नहीं, ठीक है, सारे खाली थे, सारे एम्प्टी थे, तो आंसर में क्या आएगा 0 आ जाएगा, बिकॉज कोई भी आपने काउंट नहीं किया, कुछ भी काउंट करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज मैक्स। रिटर्न्स द मैक्सिमम ऑफ अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इग्नोरिंग टेक्स्ट एंट्रीज। जितने भी आपने लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दिए उसमें से मैक्सिमम को ये रिटर्न कर देता है, टेक्स्ट एंट्रीज को इग्नोर करता है। सिंटेक्स देख लो, मैक्स नंबर 1 सेमीकोलन नंबर 2 सेमीकोलन अप टिल नेक्स्ट, नंबर 1 to नंबर 30 आर अप टू 30 नंबर्स और रेंजेस कंटेनिंग नंबर्स। एग्जाम्पल देख लो, मैक्स ब्रैकेट में 2 सेमीकोलन 6 सेमीकोलन 4, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 6 है, ठीक है, 6 है ना, तो यहाँ पे रिटर्न हो गया 6, ये आपका लार्जेस्ट वैल्यू है लिस्ट के अंदर।
मैक्स B1 से B3 में क्या होगा, वेयर सेल B1 B2 B3 कंटेन्स 7 4 एंड एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे 7 को रिटर्न करा क्योंकि यहाँ पे 7 और 4 में 7 बड़ा होता है, एप्पल तो यहाँ पे टेक्स्ट है इसे इग्नोर कर दिया है, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या होता है 7, तो आपका आंसर 7 आ गया, ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखो मिन रिटर्न्स द मिनिमम नंबर ऑफ अ लिस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इग्नोरिंग टेक्स्ट एंट्रीज, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैक्स का उल्टा होता है, मिनिमम नंबर देता है आपके लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में से, टेक्स्ट एंट्रीज को इग्नोर कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे सिंटेक्स पहले देख लेते हैं। मिन में नंबर 1 सेमीकोलन नंबर 2 सेमीकोलन अप टिल लास्ट तक, नंबर 1 to number 30 आर अप टू 30 नंबर्स और रेंजेस कंटेनिंग द नंबर्स। एग्जाम्पल देख लो, मिन ब्रैकेट में 2 सेमीकोलन 6 सेमीकोलन 4, इसने 2 रिटर्न कर दिया बिकॉज 2 इन सब में से छोटा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द लिस्ट आपकी 2 है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट आता है यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए इस दिए गए लिंक पे विजिट करें, ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपकी सिर्फ एक और क्लास बची है स्प्रेडशीट की, जिसमें हम कवर करेंगे डेटाबेस फंक्शंस, पाइवेट टेबल और गोल सीक, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रेजेंटेशन चैप्टर को, ठीक है। एक क्लास और लेफ्ट है आपकी स्प्रेडशीट की, क्लियर हो रहा है। सो अगर आपको कोई सजेशन देना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, ठीक है, स्टडी हार्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।